हेलो एवरीवन। मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गैस हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसका छठा चैप्टर जिसका नाम है तीन वर्ग। इस चैप्टर में हम तीन वर्गों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या विशेषताएं रही है इनकी। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज सामंतवाद और इनकी विशेषताओं के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तीन वर्गों की, तो उन तीन वर्गों में कौन कौन सा वर्ग था। तो पहला जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग था। इनकी क्या क्या विशेषताएं थी इसको हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल है सामंतवाद क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सामंतवाद से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर बात करें सामंतवाद की, तो सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए या उसका वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। सामंतवाद शब्द यानी कि यूरोप का जो मध्यकालीन यूरोप था, मध्यकालीन यूरोप से क्या मतलब है कि 9वीं से 16वीं शताब्दी तक का जो यूरोप है उसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उन सभी चीजों का वर्णन करने के लिए सामंतवाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। सामंतवाद शब्द जो है ये जर्मन शब्द के फ्यूड से निकला है। कहां से? फ्यूड से निकला है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। और अगर हम बात करें कि इसके आर्थिक संदर्भ क्या है, तो आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है। सामंतवाद क्या करता है? कृषि के उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें कृषक और जमींदारों के बीच के संबंध को बताता है। और ये जमींदार और जो कृषक है उनके संबंधों पर आधारित है। तो अगर कुल मिलाकर हम टोटलिटी में कहें कि सामंतवाद है क्या, तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर कृषि उत्पादन पर सामंतों का या अभिजात वर्गों का नियंत्रण था। कृषक जो थे सामंतों के अधीन रहकर काम करते थे और सामंतों का कृषकों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है। अगर हम बात करें कि सामंतवाद शब्द का या सामंतवाद के बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तो इस बारे में सबसे पहला अध्ययन जो है मार्क ब्लॉक ने शुरू किया था। और मार्क ब्लॉक ने ही सामंतवाद को परिभाषित किया था। ठीक है। तो ये तो है सामंतवाद। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो आपका हेडिंग है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस को प्रारंभ में गॉल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गॉल। गॉल जो है रोमन साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था। जर्मनी की एक जनजाति जिसका नाम था फ्रैंक, जर्मनी की एक जाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक ने ही अपना नाम जो है गॉल को दिया था। यानी कि गॉल जो है वो फ्रांस कैसे बना, तो जो जर्मनी की जनजाति थी फ्रैंक, उसने अपना नाम गॉल को दिया था, इसलिए फ्रैंक से क्या बन गया? फ्रांस। ठीक है। गॉल था पहले, गॉल को फ्रैंक जनजाति जो जर्मनी की जनजाति थी उसने अपना नाम दिया फ्रैंक, फ्रांस, इसलिए इसका नाम फ्रांस बन गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को फ्रांस के एक प्रांत नॉरमंडी, क्या नाम है? नॉरमंडी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये जो द्वीप थे इनको फ्रांस के एक प्रांत यानी कि नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया और इस तरीके से वहां का जो इंग्लैंड का जो पार्ट है वो फ्रांस में सम्मिलित हो गया था उस टाइम तक। अगर हम बात करें तो सामंतवाद जो शब्द था ये हमने जो अभी देखा है, सामंतवाद की शुरुआत जो है वो 11वीं शताब्दी के आसपास में शुरू होता है यूरोप में और पूरे यूरोप में फैलता है। और ये जो नॉर्मंडी के जो राजकुमार थे इन्होंने जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा जो जमाया था वो भी 11वीं शताब्दी के आसपास में जमाया था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने मध्यकालीन यूरोप की बात करी है, तो यानी कि यहाँ पर जो अध्ययन है इस पूरे चैप्टर में मध्यकालीन यूरोप में 9वीं से 16वीं शताब्दी तक के बारे में हम पूरे यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में सामंतवाद शब्द का उदय होता है, सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है। और वहीं फिर जो इंग्लैंड जैसी जो देश थे उसको फ्रांस में सम्मिलित कर लिया जाता है नॉर्मंडी के एक शासक द्वारा, एक राजा द्वारा। कब? 11वीं शताब्दी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोप में जो है ईसाई धर्म प्रचलित था। ईसाई धर्म प्रचलित था बहुत पहले से। तीसरी या चौथी शताब्दी में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा था रोमन साम्राज्य के बारे में। रोमन साम्राज्य का जो प्रमुख धर्म था वो ईसाई धर्म था। और ईसाई धर्म
रह गया बचा हुआ, हालांकि तीसरी या चौथी पांचवी छठी शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। रोमन साम्राज्य का पतन तो हो जाता है, लेकिन जो ईसाई धर्म था वो बचा रह जाता है, और वही ईसाई धर्म आगे चलकर ये जो है पूरे यूरोप में काबिज हो जाता है। और इसी ईसाई धर्म के द्वारा 3 वर्गों का विभाजन किया जाता है, जिसमें पहला जो वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। पादरी वर्ग के जो लोग थे, जो पादरी लोग थे, उन्होंने ही ये विभाजन जो है किया था। चूंकि उन्होंने ये विभाजन किया था तो पादरियों ने खुद को प्रथम वर्ग में रखा, अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग और कृषकों को तीसरे वर्ग में सम्मिलित किया। आगे हम बात करते हैं कि अभिजात वर्ग या पादरी वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो चूंकि आपके बुक में सबसे पहले अभिजात वर्ग के बारे में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले अभिजात वर्ग के बारे में देखेंगे। तो अभिजात वर्ग यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी। तो अभिजात वर्ग जो है सामाजिक, हालांकि पादरी वर्ग जो है वो खुद को प्रथम वर्ग में रखा था, लेकिन अगर हम सामाजिक प्रक्रिया में देखें तो अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और अभिजात वर्ग का हैसियत पादरियों से कहीं ज्यादा अधिक था। ऐसा क्यों? क्योंकि अभिजात वर्गों के पास बहुत सारी जमीनें थी, जमीन के बहुत सारे टुकड़े इनके पास मौजूद थे, बहुत एकड़ में जमीनें इनके पास फैली हुई थी। और इनकी एक खासियत और थी कि वे अपनी भूमि पर बसे हुए सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। कौन? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के क्या होते थे? मालिक होते थे। यानी कि अगर इनकी भूमि इतनी में है तो इतने भूमि क्षेत्र में जितने भी लोग बसे हुए थे वे क्या कहलाते थे? अभिजात वर्ग इनके मालिक होते थे। इनकी भूमि को कृषक द्वारा जोती जाती थी। जो भी इनकी भूमि होती थी, कृषक जो होते थे, किसान जो होते थे, वो इनकी भूमि को जोतता था, उनके खेतों पर काम करता था। और यही कृषक जब सामंतों को कभी जरूरत होती थी सेना की, तो यही कृषक पैदल सेना के रूप में उनके लिए काम करते थे। ठीक है। इसके अलावा इनके घरों को मीनर कहा जाता था। जो अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग के घरों को मीनर कहा जाता था। हम आगे पढ़ेंगे मेनर की जागीरें। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभिजात वर्ग की जो भूमि थी उसमें इनके रहने का निवास स्थान, घास के मैदान, चारागाह, वन, जहाँ पर ये शिकार वगैरह किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है अभिजात वर्ग में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है कि अभिजात वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी, तो अभिजात वर्ग जो है वो सामाजिक प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास भूमि जो है बहुत ज्यादा मात्रा में थी। जितनी भी भूमि होती थी, उस भूमि पर जितने भी लोग बसे हुए थे, अभिजात वर्ग उनके मालिक कहे जाते थे। अभिजात वर्ग की जो भूमि थी उनके ऊपर कृषकों द्वारा काम किया जाता था। यानी कि जो किसान होते थे वो अभिजात वर्गों की भूमि पर काम किया करते थे, और अभिजात वर्ग बदले में क्या करते थे? तो इनकी सुरक्षा की गारंटी देते थे। वहीं अभिजात वर्ग को अगर जब कभी युद्ध वगैरह होता था और इनको कभी सेना की आवश्यकता होती थी, तो यही कृषक जो खेतों में काम किया करते थे, पैदल सैनिक के रूप में भी अभिजात वर्गों के लिए काम किया करते थे। साथ ही साथ अभिजात वर्गों की का जो घर होता था उसे मेनर कहा जाता था। आगे हम इसी मेनर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मेनर के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ पर अच्छे से इसको समझ पाए। मेनर की जागीरें। मेनर की जागीरें का मतलब है कि सपोज ये इतनी बड़ी भूमि जो है किसी एक सामंत की थी, और इसमें जो है रहने वाले जो लोग थे या फिर जो भी भूमि थी या जितनी भी चीजें थी, वो इसकी मेनर की क्या कही जाती थी? जागीर कही जाती थी, यानी उनका अपना कहा जाता था। तो इस मेनर की जागीर की बहुत सारी विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के बारे में हम जरा सा देखते हैं। मेनर की जागीरों में जो है कई बार क्या होता था कि जो छोटी जागीरें होती थी उसमें 10 या 12 गांव होते थे, 10 या 12 परिवार होता था। ठीक है, जो छोटी जागीरें होती थी। अगर बड़ी जागीरें होती थी तो उसमें 60 से 70 परिवार हुआ करता था। कितने? 60 से 70 परिवार। छोटी जागीरों में 10 से 12 परिवार,
बड़ी जागीरों में 60 से 70 परिवार हुआ करता था। और ये जो जमींदार होते थे, इनके पास बहुत सारे गांव होते थे, यानी कि इनका बहुत सारे गांवों के ऊपर नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, क्या होता था, बहुत सारे गांवों पर नियंत्रण होता था। ये जो इनकी जागीरें होती थी, मेनर की जो जागीरें होती थी, यानी कि सामंतों की जो जागीरें होती थी, उन जागीरों में क्या क्या चीजें होता था, तो उनमें कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, उनमें जागीरों के रहने के लिए निवास स्थान हुआ करता था, यानी कि जो सामंत थे उनके रहने के लिए निवास स्थान होता था। साथ ही साथ में जो उनके कृषक वर्ग थे, जो उनके लिए काम किया करते थे, उन कृषकों के भी निवास स्थान होते थे, कृषक निवास स्थान होता था। साथ ही साथ और क्या होता था, तो यहाँ पर चारागाह भी हुआ करता था। चारागाह, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस जागीर की, मेनर की जो जागीर होती थी उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, निवास स्थान हुआ करता था, कृषक के निवास स्थान भी हुआ करते थे, चारागाह हुआ करता था। इन चारागाहों में पशुओं को, घोड़े को, भेड़ बकरियों को चराया जाता था। साथ ही साथ में यहाँ पर वन भी हुआ करता था। क्या होता था, वन, जहां पर ये जो सामंतवादी लोग थे, ये जो लोग थे सारे के सारे अभिजात लोग, ये जाकर शिकार किया करते थे, तो यहाँ पर वन भी हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी चीजें मौजूद थी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर मौजूद नहीं होता था जागीरों में, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मेनर की जागीरें कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती थी। आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकती थी, मेनर की जागीरें जो है वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी आत्मनिर्भर, इसके कुछ कारण थे। क्योंकि और धातु की वस्तुओं के लिए नमक और धातु की वस्तुओं के लिए मेनर की जागीर जो थी वो अन्य लोगों पर या अन्य देशों पर या अन्य प्रांतों पर निर्भर होता था, क्योंकि नमक और धातु की वस्तुएं मेनर की जागीर में उपलब्ध नहीं होता था। साथ ही साथ में कुछ जो अभिजात वर्ग थे, वो क्या थे, भोग विलास का जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे, तो उनके लिए वाद्य यंत्र वगैरह, ढोल ताशे, ये सारी चीजें जो उनके जो शौक को पूरा करता है, उन शौक को पूरा करने के लिए जो सारे सामान होते थे वो बाहर से ही मंगवाना पड़ता था। इसी वजह से ये कहा जाता है कि मेनर की जो जागीरें थी, हालांकि मेनर की जागीरें में इतनी सारी विशेषताएं थी, बहुत सारे गांव होते थे, इसमें कृषक का निवास स्थान होता था, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी वो आत्मनिर्भर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर नमक नहीं थे, धातु की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी, जो यहाँ पर ये थे क्या नाम था इनका, अभिजात वर्ग थे, इन अभिजात वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के जो भोग विलास की वस्तुएं थी वो बाहर से मंगवाना पड़ता था। इसी वजह से ये कहा जाता था कि मेनर की जो जागीरें होती थी वो आत्मनिर्भर नहीं होती थी। ठीक है, इसके अलावा जब 13वीं शताब्दी आई, 13वीं शताब्दी के बाद से मेनर की जागीरों का साइज जो है वो बढ़ाया जाने लगा, यानी कि बड़ी बड़ी किले जो है वो बनाए जाने लगे। बड़े बड़े किले क्यों बनाए जाने लगे, ताकि इस मेनर की जागीरों में अब जो सैनिक थे, यानी कि जो नाइट्स थे, उन नाइट्स को भी रखा जा सके। नाइट्स यानी सैनिक। 13वीं शताब्दी के आसपास में मेनर की जागीरों का साइज बहुत बड़ा किया जाने लगा। बड़ा क्यों किया जाने लगा, ताकि इस मेनर की जागीर में नाइट्स और उसके परिवार को भी रखा जा सके, ताकि सुरक्षा के लिए आसान हो सके और सुरक्षित, आसानी से ये सुरक्षित हो सके। तो अब हम देखते हैं कि नाइट्स की क्या क्या विशेषताएं थी। नाइट्स के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें बनाई। तो नाइट्स जो थे, नाइट्स जिसको हम सैनिक के रूप में जानते हैं, नाइट्स जो था, ये जो अभिजात वर्ग थे, अभिजात वर्ग द्वारा नाइट्स को भूमि के टुकड़े दिए जाते थे, जिसे फीफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फीफ। अभिजात वर्ग द्वारा नाइट्स को उनके परिवार के रखने के लिए, नाइट्स को रहने के लिए और उनके परिवार के रहने के लिए जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा दिया जाता था। इस जमीन के टुकड़े को फीफ कहा जाता था, और ये जमीन का टुकड़ा 1000 से 2000
हेक्टेयर में फैला हुआ होता था, यानी कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, हेक्टेयर में फैला हुआ होता था, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े भूमि के टुकड़े जो है नाइट्स को प्रदान करते थे। नाइट्स को जब इतने बड़े भूमि के टुकड़े प्रदान किए गए तो नाइट्स का भी कोई दायित्व बनता होगा। तो नाइट्स बदले में क्या देते थे, तो अभिजात वर्गों को कुछ पैसे देते थे, कुछ पैसे, साथ ही साथ में नाइट्स वचन देते थे। किस तरीके का वचन, कि नाइट्स जब भी जरूरत पड़ेगी अभिजात वर्गों को, अभिजात वर्गों की तरफ से ये युद्ध में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये वचन देते थे युद्ध लड़ने के लिए अभिजात वर्गों के की तरफ से। वो जब भी कभी कोई युद्ध होगा, सपोज दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, तो जो जिन अभिजात वर्गों की तरफ से नाइट्स था वो उनकी तरफ से युद्ध जाकर लड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो नाइट्स होते थे, नाइट्स अपनी युद्ध कौशल को बनाए रखने के लिए ये टाइम टाइम पर अभ्यास भी करते रहते थे, क्योंकि अभ्यास इनके लिए जरूरी था ताकि वो भूल ना जाए। इसलिए जब भी वो खाली दिन होता था, दिन प्रतिदिन घुड़सवारी, मूर्तियां बनाकर, पुतले बनाकर जो है अपने रण कौशल को जारी रखते थे और उससे वो अपना युद्ध अभ्यास करते रहा करते थे। तो नाइट्स के बारे में अगर हम बात करें पूरी विशेषताओं के बारे में, तो नाइट्स अभिजात वर्ग द्वारा दिए गए भूमि के टुकड़े पर निवास करते थे, जिसे फीफ कहा जाता था। ये 1000 से 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ होता था। बदले में अभिजात वर्ग को नाइट्स क्या देते थे, तो कुछ पैसे देते थे और युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का वचन देते थे। अपनी युद्ध कौशल को बनाए रखने के लिए नाइट्स जो है वो क्या करते थे, तो नाइट्स दिन प्रतिदिन अपना अभ्यास किया करते थे, कभी पुतले बनाकर तो कभी घेराबंदी करके, तो ताकि इनका कौशल जो है वो बना रह सके। ठीक है, तो ये था नाइट्स के बारे में। और इससे पहले हमने देखा था मीनर की जागीरों की विशेषताएं और सामंतवाद। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पादरी वर्ग, और पादरी वर्ग की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।